तुम आसानी से अपनी माँ और भाई की जान बचा सकती हो, लेकिन तुम्हें अपनी कीमती चीज देनी होगी। अगर तुम वो दे दोगी तो तुम्हारी माँ और भाई को एक नई जिंदगी मिल सकती है। वो हैरान होती नजरें इसके ऊपर जमाई बस खामोशी से इसकी बातें गौर से सुन रही थी। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये किस कीमती चीज के बारे में बात कर रहे हैं। बस खामोशी से इसके सारी बातें सुन रही थी। अगर तुम एक रात मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ गुजारोगी, अपनी खूबसूरत जिस्म के साथ खेलने दोगी, तो मैं तुम्हारी माँ और भाई की जान बचा सकता हूँ। इसकी बातें सुनकर वो एकदम से चौंकी थी। इसके आंसुओं से भरी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी खुल गई थी। वो अपने आप को बहुत ही बेबस और मजबूर महसूस कर रही थी। इसने कहा, आप अपने बिजनेस पार्टनर से कहिए ये एक रात के लिए मुझसे निकाह कर ले और फिर अगले रोज मुझे तलाक दे दे। मुझे कोई रंज नहीं होगा, लेकिन निकाह से पहले ही किसी के साथ रात गुजारना ये हराम है और मैं ये हराम काम नहीं कर सकती। भले ही मैं बहुत मजबूर हूँ, लेकिन निकाह के बगैर मैं किसी को भी अपने जिस्म से खेलने नहीं दूंगी। इसके इतना कहने के बाद रात को इसका निकाह सलमान से हो गया, लेकिन जैसे ही इसकी नजर सलमान पर पड़ी तो इसका खून ठंडा हो चुका था। इसको देखते ही इसका जिस्म कब कपाने लग गया था, क्योंकि सलमान इसका क्लास फेलो था, जिसके चेहरे पर इसने जोरदार थप्पड़ रसीद किया था। यह सिर्फ और सिर्फ इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए ये प्लान बनाया था। बदले की आग में सलमान ने एक ही रात में इस पर अपने जज्बाती भरे शिद्दतें इस पर निछावर करने लगा और एक ही रात में इसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। पूरी रात इसे सोने तक ना दिया था, सिर्फ बदला पूरा करने के लिए इसके जिस्म से खेल रहा था। अपने जुनूनी भरे जज्बात इस पर निछावर कर रहा था। सुबह तक इसके नर्मो नाजुक खूबसूरत जिस्म के साथ खेला था। ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जिस पर इसके दांतों के निशान ना हो। जब इसके जिस्म से अपना बदला पूरा कर लिया तो सुबह सलमान ने इसे तलाक देकर निकाल दिया, लेकिन जल्दी जल्दी में वो अपना पर्स वही भूल गई और जैसे ही सलमान ने पर्स खोला तो इसमें पड़ी एक तस्वीर को देखकर इसका वजूद पत्थर का हो गया था। वो पागलों की तरह अपने बाल नोचने लगा, क्योंकि इसकी छोटी आयजा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में परेशान सी बैठी ठंड से थर थर कांप रही थी, लेकिन इसे अपनी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि इसकी जिंदगी के दो सबसे अहम तरीन रिश्ते इसकी माँ और भाई इस वक्त इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। बहुत कोशिशों के बावजूद भी इसकी हालत में सुधार नहीं आ रहा था। जैसे ही डॉक्टर वार्ड से बाहर आया तो वो बिजली की तरह इसकी तरफ लपकी और बहुत बेचैनी से अपने भाई और माँ के हालात के बारे में पूछ रही थी। फिर डॉक्टर ने अफसोस भरे लहजे में कहा, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है। इनकी हालत बहुत खराब है। अगर फौरन इन दोनों का ऑपरेशन ना किया तो इन दोनों की जान भी जा सकती है। उन्हें अंदरूनी बहुत सी चोटें आई हैं, जिसकी वजह से ये जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। फौरन इनका ऑपरेशन करना जरूरी है ताकि जख्म बिगड़ने से पहले इन्हें रिकवर किया जा सके। डॉक्टर की इस तरह की बातें सुनकर आयजा परेशान हो गई थी। फिर लड़खड़ाती जबान से कहने लगी, डॉक्टर साहब आप जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू कर दे, फिर देर क्यों कर रहे हैं। फिर डॉक्टर ने गौर से इसे देखा और कहा, अगर तुम इन दोनों का ऑपरेशन कराना चाहती हो तो ऑपरेशन के लिए 10 लाख जमा करवाने पड़ेंगे। सिर्फ एक मरीज के लिए। दोनों के ऑपरेशन के लिए भी 10 लाख रुपए दरकार है, यानी कि दोनों के ऑपरेशन के लिए 20 लाख होगा। और जब तक तुम हॉस्पिटल में पैसे जमा नहीं करोगी तो तब तक हम मरीज का इलाज शुरू नहीं कर सकते। डॉक्टर की इस तरह की बातें सुनकर आयजा पर सख्ता तारी हो गया और 20 लाख का सुनकर इसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे पैसों का बंदोबस्त वो कहां से करेगी। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। डॉक्टर ने अफसोस निगाहों से इसकी तरफ देखा था और कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं इस सब में आपकी मदद नहीं कर सकता। यह ऑपरेशन करना भी बहुत मुश्किल है। इस ऑपरेशन के लिए हमें बाहर से सर्जन को बुलवाना पड़ेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे पैसे खर्चा होते हैं। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी पैसों का बंदोबस्त कर लें ताकि हम आपके माँ और भाई का इलाज शुरू करें। आयजा डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुनकर एकदम साकित हो गई थी। दिमाग को जैसे जंग लग गया था।
20 लाख, इतने सारे पैसों का इंतजाम वो कहाँ से करती। इसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और कोई ऐसा सहारा भी नहीं था जिनसे वो मदद मांगती। इसे तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तन्हा हॉस्पिटल के सफेद दीवारों के बीच खड़ी थी। इसकी आंखों में आंसू टप टप बह रहे थे और इसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। वो गिड़गिड़ाकर अल्लाह से कहने लगी, अल्लाह मेरी माँ और भाई को तू बचा ले। इसने अल्लाह से दिल से फरियाद की। इसने जेब से अपना फोन निकाला और मदद मांगने के लिए एक के बाद एक कॉल करने लगी, लेकिन कहीं से भी मदद नहीं मिली थी। हर तरफ से ये तो इनकार मिला या शायद खामोशी। लाख कोशिशों के बावजूद भी इसे कहीं से भी मदद नहीं मिली थी। थक हार कर वो कुर्सी पर बैठ गई थी। गहरा सांस लेकर आंखें बंद की। वो अपने हाफिज में काम में मसरूफ थी। तभी अचानक इसका फोन बजने लगा। जब फोन उठा के कान से लगाया तो इसका रंग एकदम से फिक हो गया था और वो जल्दी से कुर्सी से उठी। घबराकर लड़खड़ाते कदमों के साथ वो बॉस के ऑफिस की तरफ बढ़ी और दरवाजा नॉक किया। सर, आपसे एक जरूरी बात करनी है। सैयद अफनान ने अंदर आने की इजाजत दे दी तो बिजली की तरह वो अंदर दाखिल हो गई। बेचैनी आंखों में साफ झलक रही थी। सर, मेरी अम्मी और भाई का एक्सीडेंट हो गया है। इस वक्त वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में है। मुझे इसी वक्त हॉस्पिटल जाना होगा। मुझे छुट्टी दे दें। वो घबराते हुए लहजे में बोली। आयजा को इस तरह से परेशान देखकर इसे नरमी से पकड़कर कुर्सी पर बिठाया। तुम परेशान मत हो, एक गहरा सांस लो। आयजा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर तुम ही इतना घबरा जाओगी तो अपने माँ और भाई को कैसे संभालोगी। अफनान ने इसे नरमी से कहा। तुम परेशान मत हो, हिम्मत से काम करो। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो बिला झिझक मुझे कॉल कर लेना। आयजा ने तशकील भरी नजरों से अपने बॉस को अफनान को देखा और जल्दी जल्दी से बाहर की तरफ लपकी, मगर अफनान इसे फिर से रोक लिया। रुको आयजा, मैं ड्राइवर को कह देता हूँ, वो तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा देगा। आयजा एक बार फिर नम आंखों से अफनान का शुक्रिया अदा किया और तेजी से बाहर निकल गई। कुछ ही देर के फासले पर वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई और जैसे ही इसकी नजर माँ और भाई पर पड़ी तो इसके कदम वही लोहे के मानिंद हो गए। इसके लाख कोशिशों के बावजूद भी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। आयजा को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि डॉक्टर की अगली खबर सुनकर इसका सब कुछ खत्म कर देने के लिए काफी था। डॉक्टर की बातें सुनकर इसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। हर वक्त डॉक्टर की बातें इसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो कुछ भी सुनने से कासिर थी। इसके माँ और भाई के ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपयों की जरूरत थी, यानी कि कल ही 20 लाख का खर्चा होगा। जब तक आप ये रकम जमा नहीं करवाती, हम इनका इलाज नहीं कर सकते। 20 लाख का ये जुमला आयजा के दिमाग पर हथौड़ी की तरह बरस रहा था। इस वक्त आयजा की माँ और भाई मौत से लड़ रहे थे और इनकी जिंदगी का दारोमदार इन 20 लाख रुपयों पर था, जो कि इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। या अल्लाह, मैं कैसे इतने सारे रकम का इंतजाम करूंगी? क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? इसने बेबसी से इर्द गिर्द देखा। हर तरफ तैमरदार बेचैन खड़े थे। किसी की आंखों में उम्मीद तो किसी की आंखों में मायूसी छाई हुई थी, मगर आयजा की आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस ये खालीपन था। हॉस्पिटल के सफेद दीवारों के दरमियान वो तन्हा खड़ी थी, बिल्कुल बेयारो मददगार। इसने जेब से अपना मोबाइल निकाला और ये एक एक करके सबको कॉल करने लगी, मगर हर तरफ से माजरत सुनने को मिली या खामोशी। नाउम्मीद होकर वो दीवार से टेक लगा गई। आंखों में बेतहाशा आंसू थे। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो दिमाग में हजारों सवालात खामोश खड़ी हो गई थी। मैं अपने माँ और भाई को हरगिज भी खोना नहीं चाहती। मुझे किसी भी तरह से इन पैसों का बंदोबस्त करना होगा। अचानक ही इसे अपने बॉस की कही हुई बात याद आई। अफनान ने पहले ही कह रखा था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो बेझिझक मुझे कॉल कर लेना। ये जुमला याद आते ही इसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी थी। इसने फैसला कर लिया था कि वो अपने बॉस अफनान से रकम उधार लेगी और अपनी तनख्वाह से कटवाती रहेगी। इस ख्याल ने इसे कुछ लम्हों के लिए सुकून दिया था। वो जल्दी से अपने बॉस को कॉल करने के लिए फोन उठाने लगी, मगर जैसे ही इसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो इसका इरादा बदल गया था, क्योंकि इस वक्त रात की 1 बज रहा था। इसने गहरी सांस लेकर फोन वापस रख दिया। इस वक्त इतनी रात को कॉल करना मुनासिब नहीं होगा। सुबह हाफिज जाकर ही बात कर लूंगा। लेकिन इसे क्या खबर थी? आने वाले वक्त का इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाला दिन इसके लिए कितनी बड़ी आजमाइश लेकर आएगा। आयजा सुबह सवेरे ही हॉस्पिटल से सीधा हाफिज पहुंची थी। रात भर जागने की वजह से
इसकी आंखें सूजी हुई थी, मगर वो किसी भी हाल में सैयद अफनान से मिलकर पैसों का इंतजाम करना चाहती थी। जैसे ही हाफिज पहुंची, आयशा ने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। अफनान अपने कैबिन में अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, लेकिन आयशा ने ज्यादा इस लड़के पर ध्यान नहीं दिया। परेशानी के आलिम में इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही इस लड़के की नजर आयशा पर पड़ी तो वह इसे देखता ही रह गया। लेकिन फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया, ताकि आयशा इस लड़के को देखकर इससे पहचान न ले। अफनान की नजर जैसे ही आयशा पर पड़ी तो इसके चेहरे पर बल पड़ी। कहने लगा, हाँ बोलो, सब खैरियत तो है ना? आयशा पूरी हिम्मत करके बोली, सर मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। सैयद अफनान इसे संजीदगी से देखने लगा। कैसी मदद? सर मैंने आपसे कल कहा था ना कि मेरी माँ और भाई का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो गया है और अब इनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी हो गया है, और ये ऑपरेशन करने के लिए मुझे 20 लाख रुपयों की जरूरत है। अब मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, तो मैं इतनी बड़ी रकम का मैं कहाँ से इंतजाम करूंगी? इसलिए मैं आपसे कर्ज लेना चाहती हूँ और ये पैसे मैं अपनी तनख्वाह से कटवाती रहूंगी। जितना भी वक्त लगे मैं आपका कर्ज अदा कर दूंगी, लेकिन प्लीज सर आप मेरी मदद कर दें। आयशा की आंखों में बेतहाशा आंसू थे और आवाज में लर्जिश हो रही थी। चेहरे पर बेबसी के आसार थे। अफनान गहरी नजर आयशा पर डाल के कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। इससे पहले अफनान कुछ अपनी जबान से कहता, इस बैठे हुए शख्स ने इसे चुप रहने का इशारा किया। अफनान ने इसका इशारा समझते हुए आयशा की तरफ देखा और कहा, आप अपने कैबिन में जाकर बैठे, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। वो सर झुकाकर बाहर चली गई। वो शख्स सीधा होकर बैठ गया। वो न सिर्फ अफनान का बिजनेस पार्टनर था, बल्कि इसका बेहतरीन दोस्त भी था। अफनान ने इसकी तरफ देखा और पूछा, ये क्या बात है, तुमने मुझे बात करने से क्यों रोका? वो शख्स मुस्कुरा दिया और बोला, तुम इससे कहो कि मैं एक शर्त के बदले इसे पैसे दूंगा। लेकिन इसने अपनी शर्त बताई, जिसे सुनकर अफनान हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? अफनान ने हैरत से पूछा। वो शख्स फिर से मुस्कुराया और बोला, हाँ मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी तो मौका मिला है सारे हिसाब बेबाक करने का। अफनान इसकी बात सुनकर चौंक गया। कौन सा हिसाब? वो शख्स पर इसरार अंदाज में मुस्कुराया और कहा, बस तुम वैसा करो जैसा मैं कह रहा हूँ। इसके घर वालों के इलाज का सारा खर्चा मैं खुद उठा लूंगा। बस तुम इसके सामने मेरी ये शर्त रख दो, और हाँ फिर मुझे बताना कि इसने क्या जवाब दिया। यह कहकर वो शख्स वहां से चला गया। शाम को अफनान ने इंटरकॉम पर आयशा को अपने कैबिन में बुलाया। जब वो अंदर आई तो इसने खदरे परेशान होकर अपने बॉस को देखा। अफनान खड़े होते हुए इसके करीब आया और कहने लगा, मैं तुम्हारी माँ और भाई के इलाज का सारा खर्चा उठाने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। आयशा ने बेचैनी से अफनान के चेहरे की तरफ देखा और कहा, सर कैसी शर्त? आप बताएं, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। अफनान ने गहरी सांस ली और फिर इसे वो शर्त बताई जो इसके बिजनेस पार्टनर ने इसे कहने के लिए बोला था। तुम्हें मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ एक रात गुजारनी होगी। ये सुनते ही आयशा के कदमों तले से जमीन निकल गई। वो यूं लरजने लगी जैसे सूखा पत्ता तेज हवा में कांप रहा हो। इसने बेयकीनी सैयद अफनान की तरफ देखा, जैसे यकीन न आ रहा हो कि इसने वाकई ये बात कह दी है। वो गुस्से से बोली, सर ये आप क्या कह रहे हैं? आपको ऐसा कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? अफनान ने इसकी तरफ देखा और खंडे उचकाते हुए बोला, बेनियाजी से कहा, मेरी तो यही शर्त है, अगर तुम्हें अपनी माँ और भाई की जिंदगी अजीज है तो मेरी शर्त तो मान लो, वरना तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। आयशा कुछ देर वही खड़ी सोचती रही, लेकिन जैसे ही इसके ज़हन में अपनी माँ और बीमार भाई का ख्याल आया, इसकी आंखों में आंसू तिरने लगे। आखिरकार वो लरजते हुए लहजे में बोली, ठीक है सर, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। लेकिन वो एक पल के लिए रुकी, फिर हिम्मत मुजतमा करके बोली, आप अपने पार्टनर से कहे कि वो मुझसे एक रात के लिए निकाह कर ले और अगले दिन मुझे तलाक दे दे। इससे मुझे ये सुकून रहेगा कि मैंने कोई नाजायज ताल्लुक नहीं बनाया या कोई गुनाह नहीं किया। सैयद अफनान ने आयशा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं इससे बात करके तुम्हें बताता हूँ। अब जाओ, अपने कैबिन में जाकर बैठो। आयशा शिकस्त खुर्दा कदमों से अपने कैबिन तक पहुंची और जैसे ही कुर्सी पर बैठी, यूं लगा जैसे इसके जिस्म में मजीद ताकत नहीं रही। वो लड़खड़ाते हुए अंदाज कुर्सी पर बैठते ही अपनी बाहों में सर छुपाकर सिक पड़ी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी इसे इस मोड़ पर ले आएगी, जहां इसे अपनी इज्जत और माँ भाई की जिंदगी में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। आंसू इसके चेहरे को भिगो रहे थे, मगर वो जानती थी कि इसके पास कोई और रास्ता नहीं।
सैयद अफनान ने अपने पार्टनर को फोन किया। दूसरी तरफ से मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी। हाँ बोलो। आयजा मान गई। अफनान ने संजीदगी से कहा, हाँ लेकिन एक शर्त के साथ। वो चाहती है कि तुम निकाह करो और फिर बेशक अगले दिन तलाक दे दो। चंद लम्हे खामोशी छा गई। फिर इसके पार्टनर ने हल्का सा खैखा लगाया। दिलचस्प, निकाह की तलाक देनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, बस इसे कहो कि निकाह आज ही होगा। अफनान ने अपने पार्टनर की बात सुनते हुए संजीदगी से कहा, यार एक बार फिर सोच लो, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। वो ऐसी लड़की नहीं है, तुम इसे क्यों मजबूर कर रहे हो। अफनान की बात सुनकर इसके पार्टनर ने बेनियाजी से कहा, मैंने तुमसे जो कहा है वही करो, मुझे मशवरे देने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये कहकर इसने फोन काट दिया। अफनान लब बिंच कर रह गया, मगर वो जानता था कि अब कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था। अफनान गहरी सांस लेकर कुर्सी से उठा और खिड़की के करीब जाकर खड़ा हुआ। बाहर की रोशनियों में भी इसे अंधेरा महसूस हो रहा था। इसका ज़मीर इसे मिलामत कर रहा था, लेकिन वो बेबस था। वो जानता था कि इसका पार्टनर जिद्दी और सफाक के साथ है और अब कुछ भी कहने का फायदा नहीं था, क्योंकि अगर अफनान इसकी मदद नहीं भी करेगा तो वो भी जबरदस्ती आयजा उठवा लेगा। और अफनान जानता था कि अगर इसने अपने बिजनेस पार्टनर की बात न मानी तो इसके कारोबार में भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसीलिए वो खामोश रहा और सीधा आयजा के पास जाकर बोला, तैयार हो जाओ, निकाह आज ही होगा, और हाँ, निकाह होते ही तुम्हारे अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। आयजा ने नम आंखों के साथ अफनान की तरफ देखा और सर झुकाकर कहा, ठीक है सर, मैं तैयार हूँ। इसका भीगा हुआ चेहरा और सूजी हुई आंखें देखकर अफनान ने एक पल के लिए नजरें चुराई, लेकिन कुछ बोला नहीं। 1 घंटे बाद वो इसे लेकर अपने पार्टनर के फार्म हाउस पहुंच गया, जहां पहले ही निकाह ख्वां और गवाह मौजूद थे। निकाह की रस्म और रुखसती फार्म हाउस पहुंचते ही आयजा को एक अलग कमरे में ले जाया गया। वहां इसे एक शानदार सुर्ख रंग का लहंगा दिया गया और साथ ही एक ब्यूटिशियन भी भेजी गई, जिसने इसे दुल्हन की तरह सजा दिया। आईने में खुद को देखते हुए आयजा को लगा जैसे वो कोई और ही लड़की हो, कोई ऐसी जो इस वक्त की कैदी बन चुकी हो, जिसका इख्तियार इसके अपने हाथ में नहीं रहा। बाहर हॉल में अफनान अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बैठा था। इसके पार्टनर ने बेचैनी से कहा, मौलवी साहब निकाह जल्दी शुरू करें, मुझे देर नहीं करनी। निकाह खान ने पहले इस शख्स का निकाह पढ़ाया, फिर वो कमरे में जाकर आयजा से एजाब कबूल करवाने लगा। लरसते होठों और भीगी पलकों के साथ आयजा ने सर झुकाकर 3 बार कबूल है कहा, और यूं वो किसी और की मलकियत बन गई। वो शख्स बेहद खुश था। निकाह के बाद इसने अफनान को गले लगाया, सब मेहमानों को रुखसत किया और फौरन हॉस्पिटल में फोन करके आयजा की माँ और भाई के इलाज का बंदोबस्त करवा दिया। ये सब करने के बाद वो सीधा कमरे में चला आया, जहां आयजा सहमी हुई बैठी थी। हकीकत का इंशकाफ जैसे ही इसने दरवाजा बंद किया, आयजा की हथेलियां पसीने से भीगने लगी और वो खुद में सिमटने लगी। खौफ की एक लहर ने इसके वजूद को जकड़ लिया, लेकिन जैसे ही इसने नजर उठाकर देखा, इसकी आंखें हैरत से फटी रह गई। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि सलमान था। वही सलमान जिसे इसने यूनिवर्सिटी के सामने सबके सामने थप्पड़ मारा था। सलमान ने इसकी हैरत को देखकर खैखा लगाया और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, लगता है मेरी बीवी को सब कुछ याद आ गया है और शायद ये भी समझ आ गया होगा कि ये निकाह मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि बदला लेने के लिए किया गया है। आयजा की सांसें रुकने लगी। सलमान आगे बढ़ा और सफाक लहजे में बोला, तुम्हें मालूम है, जब मैंने तुम्हें अफनान के सामने मदद मांगते देखा तो मेरे जहन में फौरन यूनिवर्सिटी के वो तमाम मनाजिर घूम गई। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया था और मैंने तभी सोच लिया था कि तुमसे बदला लेने के लिए इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। आयजा के दिल में धड़कते खौफ ने शिद्दत इख्तियार कर ली। सलमान ने आगे झुकते हुए कहा, तुम सोच रही थी कि ये निकाह सिर्फ एक रात के लिए है। नहीं आयजा, अब तुम हर रात मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक खुश करोगी। मेरे घर में तुम्हें वो हर अजियत मिलेगी जिससे तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, और ये सब तब तक चलेगा जब तक तुम मेरे कदमों में गिरकर माफी नहीं मांग लोगी। इतना कहकर सलमान ने एक झटके से इसके सर से दुपट्टा खींच लिया। दुपट्टा इसके बालों में अटका था और जैसे ही वो खींचा गया, आयजा के सर में एक तेज दर्द उठी। बेसाख्ता इसके मुंह से एक चीख निकल गई और आंखों से आंसू बहने लगे। सलमान के चेहरे पर सिफाक मुस्कुराहट थी, जबकि आयजा की आंखों में सिर्फ खौफ, बेबसी और पछतावा था। सलमान ने सारी रात आयजा पर अपने बदले का गुस्सा उतारा, इसे हर मुमकिन तरीके से अजियत दी। आयजा ने सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त किया, क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। वो टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, लेकिन फिर भी सब्र का दामन थामे रही। रात भर अपनी मन मानिया करने के बाद
सलमान सुबह उठा, फातिहाना मुस्कुराहट के साथ आयजा की तरफ देखा और सिफाक लहजे में बोला, चलो उठो, फ्रेश होकर नाश्ता बनाओ और इसके बाद घर का सारा काम भी खुद करोगी। आज से सारे मुलाजिमों की छुट्टी, मैं तुम्हें यहाँ ऐश करने के लिए नहीं लाया। ये कहकर सलमान खुद भी फ्रेश होने चला गया, जबकि आयजा ने बड़ी मुश्किल से खुद को समेटा और उठकर बैठ गई। इसका पूरा वजूद दुख रहा था, जैसे रूह तक छलनी हो चुकी हो। कुछ देर बाद सलमान फ्रेश होकर बाहर आया और आयजा जल्दी से वॉशरूम में चली गई ताकि मजीद कोई तलख बात न सुननी पड़े। उम्मीद की किरण कुछ देर बाद जब आयजा फ्रेश होकर बाहर निकली तो सलमान हाफिज जाने के लिए तैयार हो रहा था। इसने एक सरसरी नजर आयजा पर डाली और सख्त लहजे में बोला, जल्दी से नाश्ता बना दो वरना मैं लेट हो जाऊंगा, और अगर मैं लेट हुआ तो इसकी सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगी। आयजा ने सहमे हुए लहजे में हिम्मत जमा करके पूछा, मेरी माँ और भाई का इलाज शुरू हो गया है या नहीं? सलमान ने एक लम्हे के लिए रुककर गहरी नजरों से इसके चेहरे को देखा और बेपरवाही से कहा, मैं अपने वादे से कभी नहीं करता। जिस लम्हे हमारा निकाह हुआ था इसी वक्त इन दोनों का इलाज भी शुरू करवा दिया गया था, और हाँ, इनका ऑपरेशन भी कामयाब हो चुका है। अब तुम अपने काम पर ध्यान दो। ये सुनते ही एक लम्हे के लिए आयजा की आंखों में उम्मीद की चमक जागी और इसके होठों पर एक मध्यम मुस्कुराहट आ गई। इसकी कुल कायनात, इसके दो सबसे कीमती रिश्ते सही सलामत थे। ये सोचकर इसका दिल किसी हद तक मुतमईन हुआ। आयजा नीचे जाकर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी, लेकिन इसका ज़हन मुसलसल हॉस्पिटल में अपनी माँ की तरफ था। इसके दिल में बेचैनी थी कि वहाँ क्या हो रहा होगा, माँ की तबीयत कैसी होगी, भाई की हालत कैसी होगी, मगर वो मजबूर थी, यहाँ से जा भी नहीं सकती थी। इसने नाश्ता तैयार करके मेज पर लगा दिया। कुछ ही देर बाद सलमान भी नीचे आ गया और नाश्ता करने लगा। आयजा ने जैसे ही कुर्सी खींचकर बैठने की कोशिश की, सलमान ने जहर खन लहजे में कहा, तुम यहाँ क्यों बैठने लगी हो? आयजा ने नासमझी से सलमान की तरफ देखा और बेसाख्ता बोली, मैंने भी तो नाश्ता करना है। इसकी बात सुनकर सलमान ने अस्तर्जिया हंसी हंसी, आंखों में तमस्खर के रंग नुमाया हुए, और वो तंजिया अंदाज में बोला, ये मुलाजिमाई कब से अपने मालिक के साथ बैठकर नाश्ता करने लगे हैं? तुम्हारी हैसियत इस घर में सिर्फ एक मुलाजिमा की है, इसलिए अपनी औकात मत भूलो। आयशा का चेहरा फिक हो गया, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। लेकिन सलमान की तजलील यही खत्म नहीं हुई। वो मजीद सफाकी से बोला, हाँ, रात को तुम मेरे लिए एक तफरीह का जरिया जरूर हो, लेकिन दिन के वक्त तुम सिर्फ एक नौकरानी हो, या यूँ समझ लो एक रखेल। ये सुनते ही आयशा का वजूद जैसे पत्थर का हो गया। वो बेयकीनी से सलमान को देख रही थी, आंखों में आंसू तेरने लगे, मगर इसने जब्त कर लिया। वो अपनी बेबसी और बेखदरी का बोझ दिल में लिए चुपचाप पीछे हटी और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। आयशा की आंखें भर आई, लेकिन इसने लब भींचकर अपने आंसू अंदर ही जब्त कर लिए। वो जानती थी कि सलमान के सामने इसकी आंखों की नमी भी इसके लिए एक और ताना बन सकती थी। वो चुपचाप पलटी और बावर्ची खाने में जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। भूख से निढाल होने के बावजूद इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ खाने के लिए हाथ बढ़ाए। सलमान अपनी बेरहमी में मगन मजे से नाश्ता करता रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब इसका नाश्ता खत्म हुआ तो वो कुर्सी पीछे ढकेल कर उठा और हाथ झाड़ते हुए कहा, जब तक मैं हाफिज से वापस ना आ जाऊं, ये घर चमकना चाहिए। एक चीज भी अपनी जगह से हिली हुई ना मिले, वरना सजा के लिए तैयार रहना। आयशा ने धीरे से सर हिला दिया, क्योंकि जबान से कुछ कहने की सिक्कत बाकी नहीं रही थी। सलमान ने इस पर एक आखिरी नजर डाली, जैसे इसे मुकम्मल तौर पर तोड़ने के बाद तसल्ली कर रहा हो कि कहीं इसमें कोई मज़ाहमत बाकी तो नहीं। फिर मोबाइल उठाया और बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजी और इसी के साथ आयशा का जब्त भी जवाब दे गया। वो वही जमीन पर बैठती चली गई। आंसू बेख्तियार इसके रुखसार पर लड़कने लगे। या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो मेरे साथ ये सब हो रहा है? वो सुसक्कियां लेते हुए खुद से सवाल कर रही थी। कुछ देर तक यूं ही बैठने के बाद इसने खुद को संभाला। इसकी सबसे बड़ी तसल्ली यही थी कि इसकी माँ और भाई का इलाज शुरू हो चुका था। सामने लैंडलाइन फोन देखकर दिल में ख्वाहिश उभरी कि किसी तरह हॉस्पिटल फोन करके इनकी खैरियत दरियाफत करे, मगर सलमान की सख्ती याद आते ही इसका दिल डूब गया। अगर इसने देख लिया कि मैंने फोन किया है तो कहीं वो नाराज होकर इलाज ही ना रुकवा दे। ये सोचकर इसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो खौफ में घिरी अपने कमरे में गई, जहाँ कुल रात के तलक यादें ताजा थी। बेड पर नजर पड़ी तो जैसे दिल में यह खंजर उतर गया।
इसने जल्दी से नजरें चुराई और खुद को काम में मसरूफ करने की कोशिश की। वो इस दिन को कोस रही थी जब इसका सामना यूनिवर्सिटी में सलमान से हुआ था। सलमान जो इसका सीनियर था, पूरी यूनिवर्सिटी में अपनी परकशिश शख्सियत और बेपनाह दौलत की वजह से मशहूर था। इसके हैंडसम शक्ल सूरत और रोबदार अंदाज ने यूनिवर्सिटी के बशतर लड़कियों को इसका दीवाना बना रखा था। लड़कियां इसकी एक नजर के लिए बेकरार रहती, खुद को इसके सामने यूं पेश करती जैसे दुनिया में वही वाहिद मर्द हो। मगर सलमान सिर्फ एक दिलकश शख्स ही नहीं था, बल्कि एक प्ले बॉय भी था जो हर लड़की को अपने जागीर समझता था। वो जिस पर चाहता अपनी तवज्जो की बारिश कर देता और अक्सर लड़कियां इस पर मर मिटती थी। इसी दौरान आयजा ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी, बस अपने काम से काम रखती। इसकी मासूमियत और खूबसूरती के चर्चे जल्द ही पूरी यूनिवर्सिटी में फैल गए, मगर इसके रख रखाव और खुददारी को देखकर कोई भी इससे बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं करता था। सलमान का गुरूर और आयजा की बेइतनाई सलमान को लगा कि जिस तरह हर लड़की के इसके आगे पीछे घूमती है, इसी तरह आयजा भी इसकी एक झलक पाने को बेताब होगी। इसने एक दो बार इसे मुतासिर करने की कोशिश की, मगर आयजा ने इसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। ये बात सलमान के गुरूर को ठेस पहुंचाने के लिए काफी थी। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि ये काम से लड़की जो इसकी तवज्जो पाने के लायक भी नहीं, इसे नजरअंदाज कर ही रही थी। यही अना का मसला इसे मजबूर कर गया कि वो आयजा को झुकाने की ठान ली। ये एक दिन इसने यूनिवर्सिटी के कैंटीन में आयजा का रास्ता रोक लिया। ये क्या बदतमीजी है? आयजा ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? सलमान हंसा और खंडे उचकाते हुए बोला, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, दोस्ती कर लो और रास्ता ले लो। आयजा ने तेज नजरों से इसे घूरा और सख्त लहजे में कहा, मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूँ? मुझे इन फजूल दोस्तियां पालने का कोई शौक नहीं, खास तौर पर लड़कों से। यह कहकर वो एक तरफ से निकलने लगी, मगर सलमान ने इसका हाथ पकड़ लिया। यही लम्हा आयजा के सब्र की इंतहा थी। अगले ही लम्हे इसका लहराता हुआ हाथ सलमान के चेहरे पर निशान छोड़ गया। पूरी कैंटीन में खामोशी छा गई। सबकी नजरें सलमान पर जम गई, जिसके चेहरे पर हैरत और गुस्से का तूफान था। आयजा अपना हाथ छुड़वाकर आगे बढ़ गई, मगर सलमान के लिए ये सबके सामने होने वाली बेइज्जती किसी तौर हजम करना मुमकिन न था। वो इस थप्पड़ की गूंज अपने कानों में महसूस करता रहा और इसी वक्त इसने फैसला कर लिया कि वो आयजा को इसकी गलती की सजा देगा। लेकिन बदकिस्मती से ये सलमान का आखिरी सेमेस्टर था। इम्तिहानात की तैयारी में मसरूफ होने के बाद वो वक्ती तौर पर आयजा से बदला लेने का इरादा भूल गया, मगर सिर्फ वक्ती तौर पर। लेकिन पेपर से फारिग होते ही सलमान ने आयजा से बदला लेने का मंसूबा बनाया। लेकिन इसे पता चला कि आयजा यूनिवर्सिटी छोड़ चुकी है। इसके वालिद एक हादसे में जान बेहक हो गए थे और घर के अखराजात उठाने वाला कोई नहीं रहा था। ऐसे में आयजा के लिए पढ़ाई जारी रखना मुमकिन नहीं था। माशी हालात की तंगी के बाद इसने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी और नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दिनों के जद्दोजहद के बाद इसे अफनान के ऑफिस में नौकरी मिल गई। यह खबर सलमान के लिए किसी भी तरह अच्छी नहीं थी। वो आयजा को ढूंढना चाहता था, मगर इसी दौरान इसके वालिद ने इसे लंदन भेज दिया। नई शुरुआत और एक नया तूफान। आयजा ने नौकरी के साथ साथ अपनी तालीम भी प्राइवेट तौर पर मुकम्मल करना शुरू कर दी। इसने मेहनत से अपनी डिग्री मुकम्मल की और अब वो पूरी तवज्जो से जॉब कर रही थी। जिंदगी कुछ हद तक संभलने लगी थी, लेकिन फिर यह कयामत इस पर टूट पड़ी। इसकी माँ और भाई एक हादसे का शिकार हो गए। यह खबर इसके लिए किसी बिजली की कड़क से कम ना थी। वो मुसलसल इन्हीं ख्यालात में गिरी हुई थी कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो फौरन अपने आंसू साफ करने लगी और काम में मसरूफ हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि घर में सलमान के अलावा और कोई नहीं आ सकता। अगर सलमान ने इसे यूं रोते हुए देख लिया तो वो फिर से कड़वी कसेली बातें सुनाने लगेगा। आयजा ने जल्दी से खुद को संभाला और किचन में मसरूफ हो गई। कुछ ही देर में सलमान अंदर आया। इसकी नजरें सीधी आयजा पर जा ठहरी, जो खुद को काम में मसरूफ रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बहुत वफादारी दिखाई जा रही है, सलमान तंजिया लहजे में बोला। लगता है तुम्हें मेरी दी गई हैसियत कबूल हो चुकी है। आयजा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुकाकर काम में मगन रही। सलमान को इसकी खामोशी मजीद तपाने लगी। वो करीब आया और जबरदस्ती इसकी थोड़ी ऊपर की ताकि वो इसकी आंखों में देखे। क्या तुम रो रही थी? सलमान ने सख्त लहजे में पूछा। आयजा ने जल्दी से अपना चेहरा झटककर पीछे हटाना चाहा, मगर सलमान ने इसकी कलाई दबोच ली। मैंने सवाल किया है, जवाब दो।
मेरी माँ और भाई हॉस्पिटल में हैं। अगर मैं परेशान हूँ तो इसमें हैरत की क्या बात है। आयजा की आवाज भर आई हुई थी, लेकिन वो अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहती थी। सलमान ने एक लम्हे के लिए इसे देखा, फिर एक जहरीली मुस्कुराहट इसके चेहरे पर उभरी। परेशान मत हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हारी वफादारी के बदले में इनका इलाज हो रहा है। लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो याद रखना, वो हॉस्पिटल में है, बाहर भी आ सकते हैं, जिंदा या। सलमान ने जुमला अधूरा छोड़ा। बस आयजा की आंखों में खौफ और गुस्सा एक साथ उभरा। तुम इतने संगदिल कैसे हो सकते हो? सलमान खैखा लगाकर हंसा। संगदिल? हाँ, मैं संगदिल हूँ, क्योंकि तुमने मुझे इस दिन सबके सामने जलील किया था। अब तुम्हें हर दिन हर लम्हा इस बेइज्जती की कीमत चुकानी होगी। आयजा की आंखों में आंसू तिरने लगे, मगर इसने जब्त कर लिया। वो जानती थी यहाँ आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं था। वो मजीद कुछ बोलती, मगर सलमान ने इसकी कलाई झटके से छोड़ दी और खाना खाते हुए बोला, जल्दी से खाना बना लेना, शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। ये कहकर वो वहां से चला गया, जबकि आयजा खुद को दीवार के साथ टेक लगाकर जमीन पर बैठ गई। कुछ देर बाद वो खुद को संभालते हुए उठी और खाना बनाने में मसरूफ हो गई। इसने दिल ही दिल में तय कर लिया कि रात को वो सलमान से बात करेगी, कि वो इसे ही एक बार इसकी माँ से मिलवाने ले जाए। शायद वो मान ही जाए। रात के खाने के बाद जब सलमान के दोस्त चले गए तो आयजा भी किचन समेट कर कमरे में चली गई। सलमान सोफे पर बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था, जबकि आयजा खामोशी से इसके करीब जाकर खड़ी हो गई और अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए हिम्मत जताने लगी। मगर सलमान की मौजूदगी में इसका दिल अजीब तरह से घबरा रहा था। सलमान ने फोन बंद किया और जैसे ही इसकी नजर आयजा पर पड़ी, क्या हुआ, कुछ कहना है तो कहो, ऐसे खड़ी मत रहो, मेरे सर पर सवार होकर। आयजा ने गहरी सांस ली और हल्की आवाज में बोली, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, प्लीज, बस एक बार। सलमान ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा। वाकई तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ख्वाहिश पर मैं तुम्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाऊंगा? आयजा की आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। सलमान, मैं सिर्फ एक बार, बस एक बार अपने माँ को देखना चाहती हूँ, प्लीज। सलमान ने इसे चंद लम्हे घूरा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ ये पहली और आखिरी बार होगा। आयजा ने तेजी से सर उठाया और कहा, ठीक है। इसके लिए इतना ही काफी था कि वो कम से कम एक दफा तो ठीक होने के बाद अपनी माँ और भाई को देख ही लेगी, और इस तरह इसके दिल को भी तसल्ली हो जाएगी। जैसे ही हॉस्पिटल के सफेद सर्द माहौल में कदम रखा, आयजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। इसके कदम खुद बखुद अपनी माँ और भाई के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा खोलते ही जो मंजर इसकी आंखों के सामने आया, इसने इसकी रूह झंझोड़ कर रख दी। इसकी माँ और भाई बेहस और हरकत लेटे थे, मशीनों में जकड़े सांसें लेते, मगर जिंदगी से बेखबर। इनके जिस्मों में लगी बेशुमार नालियां और मॉनिटर पर चलती धड़कनों की लकीरें इसके दिल पर किसी तेज खंजर की तरह वार कर रही थी। आयजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेइख्तियार आगे बढ़ी और अपनी माँ के करीब जाकर बैठ गई। इसके कानों में डॉक्टर्स की वो आवाजें गूंजने लगी जो कह रहे थे कि इलाज तो हो रहा है, मगर दुआ की भी जरूरत है। सलमान दरवाजे पर खड़ा खामोशी से ये मंजर देख रहा था, ऐसा मंजर जिसमें वो पहली बार आयजा के दर्द को महसूस कर रहा था। आयजा की बेबसी, इसके कांपते लब और बहते आंसू इसके दिल पर कुछ अजीब सा असर छोड़ रहे थे। वो बेख्तियार ही आगे बढ़ा और आयजा के कंधे पे हाथ रखा तो वो गैर इरादी तौर पर पलटी और सीधा सलमान के सीने से जा लगी। सलमान शर्मदा रह गया और इसे खुद ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि जिस आयजा को वो तोड़ना चाहता था वो तो पहले से ही टूटी हुई है। आज वो इसे बहुत कमजोर लगी। आयजा हिचकियों से रो रही थी, इसका पूरा वजूद लरज रहा था। सलमान के लिए ये सब गैर मुतवक्का था। इसकी बाहों में एक ऐसी लड़की सिमटी हुई थी जिसने कभी इसे नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद भी उलझ गया कि इसे क्या करना चाहिए, मगर बेसाख्ता इसके हाथ उठी और इसने नरमी से आयजा को थाम लिया। यह पहला मौका था जब सलमान ने बगैर किसी शर्त, बगैर किसी जबर के आयजा को अपने हिसार में लिया था। वो खामोशी से इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा जैसे इसे तसल्ली दे रहा हो। आयजा के आंसू इसके शर्ट में जज्ब हो रहे थे और सलमान को पहली बार अपने दिल में आयजा के लिए नरम गोशा महसूस किया। फिर सलमान ने नरमे से आयजा की पीठ सहलाते हुए कहा, आयजा बस करो रोना यार, खुदा से दुआ करो कि वो तुम्हारी माँ और भाई को सेहत दे। इसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, वो सबकी सुनता है।
और सबको नवाजता भी है। आयशा ने सलमान की बात सुनकर नम आंखों से इसकी तरफ देखा। इसका लहजा आज पहली बार नर्म था, जैसे वो वाकई इसके दर्द को समझ रहा हो। लेकिन अगले ही लम्हे आयशा ने खुद को संभाला और पीछे हट गई। मुझे अम्मी के पास बैठना है, इसने आहिस्ता से कहा और आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ थाम लिया। सलमान कुछ लम्हे खामोशी से इसे देखता रहा, फिर बोला, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जब तुम्हारा दिल करे आ जाना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया, मगर इसका दिल अजीब कैफियत में था। वो खुद को आयशा से हमदर्दी करने से रोकना चाहता था, मगर ना जाने क्यों इसकी आंखों में आंसू देखकर इसे बेचैनी होने लगी थी। आयशा काफी देर तक अपने माँ और भाई के पास बैठी रही। इन्हें बेजान हालत में देखकर इसका दिल बार बार टूट रहा था, मगर वो जानती थी कि इसे हिम्मत नहीं हारनी। जब नर्स ने आकर कहा कि अब आप बाहर बैठ जाएं, मैंने इन्हें मेडिसिन देनी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। सलमान हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। इसे देखकर इसने फोन बंद किया और बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। आयशा ने खामोशी से सर हिला दिया। रास्ते भर दोनों के दरमियान खामोशी रही, लेकिन ये खामोशी बहुत जल्द थी, जैसे दोनों के दिलों में कोई जंग चल रही हो। घर पहुंचकर आयशा सीधा अपने कमरे में चली गई, जबकि सलमान भी अपने ख्यालों में उलझा हुआ था। वो जानता था कि इसने ये शादी बदले के लिए की थी, मगर आज हॉस्पिटल में आयशा की बेबसी देखकर इसका दिल क्यों नरम पड़ने लगा था, ये सवाल इसे बेचैन कर रहा था। सलमान टेरेस पर बेचैनी से सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। जब भी वो परेशान होता, सिगरेट का धुआं इसकी बेचैनी को कम करने का जरिया बन जाता, मगर आज बेचैनी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हॉस्पिटल में आयशा की नम आंखें बार बार इसकी नजरों के सामने आ रही थी। वो जिस तरह से वो बेबसी से रो रही थी, इसका ख्याल इसके ज़मीर को झंझोड़ रहा था। काफी देर बाद भी जब अस्तरब कम ना हुआ, तो वो उठकर स्टडी रूम में आ गया और खुद को दफ्तरी काम में मसरूफ करने की कोशिश करने लगा, मगर ज़हन बार बार भटक रहा था। दूसरी तरफ आयशा किचन में मसरूफ थी, मगर इसका ज़हन हॉस्पिटल में माँ और भाई की तरफ जा रहा था। अचानक इसके दिल में ख्याल आया कि इसे सलमान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने इसके घर वालों के इलाज का मुकम्मल खर्चा उठाया हुआ था। यही सोचते हुए वो हिचकिचाते हुए स्टडी रूम में आई और सलमान के करीब खड़ी हो गई। सलमान ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और इसके अस्तरब को महसूस करते हुए बोला, बोलो क्या बात है। आयशा ने सर झुकाते हुए आहिस्ता से कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सलमान ने सवालिया नजरों से इसे देखा और पूछा, किस बात का शुक्रिया। आयशा ने एक नजर सलमान की तरफ उठाई, फिर नजरें झुकाकर बोली, आपने मेरे घर वालों के इलाज का सारा खर्चा उठाया, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतनी मदद तो शायद ही कोई करता। सलमान खामोशी से इसे देखता रहा और आयशा ये कहकर पलटकर वापस किचन में चली गई। वो दरवाजे से बाहर जाती आयशा को देखता रहा और सोचने लगा, ये लड़की क्या चीज है। मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी ये मुझे अपना मोहसिन समझ रही है। सलमान ने यह गहरा सांस लिया और कुर्सी की पीठ से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। आज पहली बार इसे अपने किए पर अजीब सा एहसास हो रहा था। वो जो हमेशा हर चीज को अपनी मर्जी से काबू में रखने की आदी था, आज आयशा की मासूमियत और शुक्रगुजारी ने इसके अंदर एक अजीब सा खलल पैदा कर दिया था। इसके दिलो दिमाग में उलझन बढ़ने लगी थी। कुछ देर बाद जब वो अपने ख्यालों से बाहर निकला तो घड़ी पर नजर डाली। रात खासी हो चुकी थी। वो उठा और कमरे में चला गया। सलमान का फोन बजा तो इसने देखा कि हॉस्पिटल से कॉल आ रही थी। इसने फौरन कॉल रिसीव की, मगर जो खबर इसने सुनने को मिली वो इसे हिलाकर रख दी गई। वो घबराकर जल्दी से उठा और सीधा नीचे किचन की तरफ बढ़ा, जहां आयशा बर्तन समेट रही थी। आयशा, जल्दी से चादर लो, हमें अभी हॉस्पिटल जाना है। सलमान की जिल्लत भरी आवाज सुनकर आयशा के हाथ बर्तन धोते धोते रुक गई। वो हैरत से इसकी तरफ देखने लगी और पूछा, लेकिन अभी तो हम हॉस्पिटल से आए हैं, अब वहाँ क्या हुआ है। सलमान को समझ नहीं आया कि वो कैसे इसे ये खबर दे। वो गहरी सांस लेकर बोला, तुम बस चादर लेकर आओ, रास्ते में सब बता दूंगा, अभी फौरन चलो। आयशा सलमान के चेहरे पर पहले घबराहट देखकर परेशान हो गई। वो जल्दी से अपनी चादर लेने भागी और वापस आई तो सलमान पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। रास्ते में भी आयशा बार बार पूछती रही, आखिर हुआ क्या है, प्लीज मुझे बताए। मगर सलमान खामोश रहा और मुख्तसर सा जवाब दिया, हॉस्पिटल पहुंचो, फिर सब पता चल जाएगा। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे, सलमान तेजी से इसे इसकी माँ के कमरे की तरफ ले गया। अंदर दाखिल होते ही आयशा की नजर सफेद चादर से ढके वजूद पर पड़ी और इसके कदम वही जम गए। ये क्या?
इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बेयकीनी से आगे बढ़ी और कांपते हाथों से चादर हटाई। माँ के साकित चेहरे को देखकर इसके हलक से ही एक जोरदार चीख निकली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो बेइख्तियार माँ के सीने से लिपट गई और हिचकियां लेकर रोने लगी। पूरा कमरा इसके चीखों से गूंज उठा। सलमान ने इसे संभालने की कोशिश की, मगर वो किसी तरह भी काबू में नहीं आ रही थी। अम्मी, प्लीज आंखें खोलें, मुझे छोड़कर मत जाएं। वो बिलक बिलक कर रोती रही, यहाँ तक कि शिद्दत गम से इसकी हालत गैर होने लगी। सलमान ने इसे थामने की कोशिश की, मगर अचानक वो एक झटके से पीछे हुई। चंद लम्हे लरसती रही और फिर बेहोशी हो गई। आयजा की बेहोश होते ही सलमान तेजी से आगे बढ़ा और इसे जमीन पर गिरने से पहले संभाल लिया। इसकी सांसें मध्यम हो रही थी, चेहरा जर्द पड़ चुका था। सलमान ने घबराकर इसे कंधों से हिलाया। आयजा, होश में आओ प्लीज। इसकी आवाज में वही असरफ था जो इसके दिल में था। नर्सें और डॉक्टर फौरन अंदर आए। सलमान ने जल्दी से कहा, ये बेहोश हो गई है, प्लीज इसे देखें। नर्स ने आयजा को चेक किया और कहा, ये सदमे की वजह से बेहोश हुई है, अभी कुछ देर में होश आ जाएगा, मगर इसे आराम की जरूरत है। सलमान ने सर हिलाया और इसे वही करीबी बेड पर मुंतकिल करवाया। वो वही खड़ा इसे देखता रहा। इसका मासूम चेहरा आंसुओं से तर था, जैसे बेहोशी की हालत में भी वो रो रही हो। कुछ ही देर में आयजा की पलकें लरजी और वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगी। आंखें खोलते ही इसने कमजोरी से इर्द गिर्द देखा और जैसे ही इसे याद आया कि वो कहाँ है, आंसू दोबारा इसकी आंखों से बहने लगे। अम्मी, इसके लब कांपने आवाज निकली, मगर बहुत मध्यम। सलमान ने फौरन आगे बढ़कर इसके आंसू साफ किए। आयजा, खुद को संभालो, मैं जानता हूँ यह बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी। सलमान एम्बुलेंस में आयजा की माँ के जनाजे के साथ इनके घर पहुंचा। आयजा भी साथ थी, मगर अब वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। बस इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, मगर इसमें इतनी सिक्कत नहीं थी कि वो कोई लफ्ज भी अदा कर सके। देखते ही देखते इसकी माँ की तदफीन कर दी गई। अगले ही दिन सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए और सलमान भी आयजा को अपने साथ ले आया, मगर आयजा अब महज एक जिंदा लाश की मानिंद थी, जिसे किसी भी चीज का होश नहीं था। वह हर चीज से बेनियाज थी, जैसे जिंदगी की हर उम्मीद खो चुकी हो। इन दिनों में सलमान ही इसे संभाल रहा था। आयजा की माँ की वफात पर अफनान भी आया था और जब इसने सलमान को आयजा का ख्याल रखते हुए देखा तो इसके दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, वरना इसका जमीर बार बार इसे मिलामत कर रहा था कि इसने एक मासूम लड़की को अपने इंतकाम की आग में झोंक दिया। लेकिन अब सलमान का बदला हुआ रवैया देखकर जैसे इसके दिल से कोई भारी बोझ हट गया हो। कुछ दिन बाद आयजा को होश आया तो इसने सलमान को अपने पास बैठे पाया। सलमान ने नरमी से इसका हाल पूछा, मगर आयजा ने इसकी तरफ देखकर गहरी सांस ली और धीमी मगर मजबूत लहजे में कहा, मैंने खुद को अपने माँ और भाई के इलाज के लिए बेचा था और अब आपका बदला भी पूरा हो चुका होगा। अब प्लीज मुझे आजाद कर दें, क्योंकि मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। आयजा के इन अल्फाज ने सलमान के दिल में हलचल मचा दी। ऐसा लगा जैसे इसका दम घुटने लगा हो। वो तो अनजाने में आयजा से मोहब्बत कर बैठा था और अब इसे छोड़ने इसके लिए मुमकिन नहीं था। आयजा ने हाथ जोड़ते हुए आजिजी से कहा, प्लीज अब मुझे जाने दें, अब मुझ में मजीद इतने तजलील बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। मैं और जिल्लत सह नहीं सकती, वैसे भी किसी को जबरदस्ती ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता और आपका भी मुझसे दिल भर ही गया होगा। आयजा के ये अल्फाज सुनकर सलमान को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसकी रूह पर जख्म लगा दिए हो। इसने फौरन आगे बढ़कर आयजा को अपने हिसार में ले लिया, जैसे वो कभी इसे खोना नहीं चाहता। आयजा, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, इस सब के लिए मुझे माफ कर दो। प्लीज अब तुम्हें छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं, मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। तुम तो मेरी रूह में बस चुकी हो, मेरी जान बन गई हो। तुमसे दूर होना मतलब खुद को मार देना है। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए सलमान की आंखों से आंसू बहने लगे। आयजा सलमान की आंखों में बहते आंसू देखकर हैरान रह गई। वो खामोशी से इसे देखती रही, जैसे यकीन न आ रहा हो कि हमेशा सख्त लहजे में बात करने वाला सलमान आज इसके लिए रो रहा है। सलमान ने इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया और नरमी से कहा, वैसे भी इस दुनिया में तुम्हारा भाई के अलावा कोई नहीं बचा और शादी तो तुम्हें करनी ही थी, तो क्यों ना तुम मेरी होकर मेरे साथ रह जाओ। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपनी मोहब्बत से तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। आयजा ने गहरी सोच में डूबकर सलमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, आपने सही कहा, इस दुनिया में वाकई मेरा कोई नहीं है, मगर अब मुझ में मजीद ताने और बातें बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। सलमान फौरन बोला, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा तुम्हें कभी कोई ताना नहीं दूंगा, ना ही कोई तलक बात करूंगा। मैं अपने माजी के तमाम रवैयों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो।
ये कहते हुए सलमान ने हाथ जोड़ दिए। आयजा ने इसके हाथ थामे और इन्हें अपनी आंखों से लगा लिया, फिर फूट फूट कर रोने लगी। सलमान ने इसे अपने हिसार में लेकर इसके बालों को सहलाते हुए तसल्ली दी और वो यूं ही इसके बाजुओं में अपनी तमाम तकलीफें भुलाकर रो पड़ी। मुकम्मल इलाज के बाद आयजा का भाई ठीक हो गया, लेकिन अपनी माँ का सुनकर रोने लगा। फिर सलमान और आयजा ने मिलकर इसे संभाला। सलमान आयजा के भाई को भी अपने घर ले आया था और इसे आगे एडमिशन भी करवा दिया। अब वो तीनों हंसी खुशी रह रहे थे और सलमान आयजा के साथ साथ इसके भाई का भी पूरा ख्याल रख रहा था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।